हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। एंजाइम आपको पढ़ा रहे थे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में, आपका स्वागत है। एंजाइम का टॉपिक चल रहा था। आपको पता है कि एंजाइम को बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं, जैव उत्प्रेरक। उसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था कि एंजाइम शब्द किसने दिया था, किसने एंजाइम खोजा था। सबसे पहले हैंस बुकनर ने यहाँ पर देखा था, फिर उसके बाद कोहने ने ईस्ट में जो एंजाइम था उसका नामकरण किया था। उसके बाद सुमनर ने यहाँ पर लोबिया या जैक बीन के जो सीड थे उससे उसे क्रिस्टल बनाए थे। नॉर्थरॉप ने सबसे पहले उसका प्रोटीनेशियस नेचर बताया था कि प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। फिर हमने आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि यह उच्च अणुभार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जैव क्रियाओं की गति को उत्प्रेरित करते हैं। ये किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकते, लेकिन उस क्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं। इनके द्वारा की गई जो अभिक्रियाएं होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, प्रतिवर्ती होती हैं। आपने ये भी पढ़ा था। फिर इसके बाद एंजाइम जो है प्रोटीन प्रकृति के होते हैं एक्सेप्ट द राइबोजाइम। जो आरएनए एंजाइम होता है वो उसको छोड़कर सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, कोलाइडी नेचर के होते हैं, उच्च अणुभार के होते हैं। इनके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाएँ रिवर्सिबल होती हैं। फिर हमने आपको एंजाइम और कैटलिस्ट उत्प्रेरक में अंतर बता दिया था कि एंजाइम जो है ऑर्गेनिक होते हैं कार्बनिक, और कैटलिस्ट या उत्प्रेरक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। फिर हमने इसके अलावा आपको एंजाइम वर्सेस हार्मोन बता दिए थे कि हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों में ही केवल निर्मित होते हैं, एंजाइम सभी कोशिकाओं में निर्मित होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको एंजाइम के बारे में हमने बता दी थी। एंजाइम का क्लासिफिकेशन चल रहा था इससे पिछले टॉपिक में कि एंजाइम का वर्गीकरण। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है या वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो वर्गीकरण क्या था, यहाँ पर विभिन्न तरह से उसको क्लासिफाई किया गया था। जो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखा था, तो कौन सा क्लासिफिकेशन है आप देखेंगे यहाँ पर कि जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसकी रासायनिक सक्रियता के आधार पर उसको क्लासिफाई किया था। रासायनिक सक्रियता के आधार पर हमने आपको बताया था कि जो पहली कैटेगरी थी वो ऑक्सीडोरिडक्टेज थी, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रियाएं क्या हो रही थी, उत्प्रेरित हो रही थी। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज आपने पढ़ लिया था। ऑक्सीडोरिडक्टेज के बाद यहाँ पर जो सेकेंड था वो ट्रांसफरेज था। क्या था? ट्रांसफरेज था। ऑक्सीडोरिडक्टेज में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं हो रही थी। ऑक्सीकरण अपचयन में भाग लेने वाले। ट्रांसफरेज में क्या था कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप का क्या कर रहे थे, ये ट्रांसफर कर रहे थे, स्थानांतरण कर रहे थे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का। जो फंक्शनल ग्रुप थे या क्रियात्मक समूह होते हैं, क्रियात्मक समूह का क्या हो रहा था, यहाँ पर स्थानांतरण हो रहा था। इसके अलावा हमने आपको बताया कि इसी कैटेगरी हाइड्रोलेज था। हाइड्रोलेज में यहाँ पर जो वाटर का क्या हो रहा है, यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है या हाइड्रोलिसिस हो रही है सबस्ट्रेट की। हाइड्रोलिसिस किसी भी पदार्थ की या सबस्ट्रेट की हाइड्रोलिसिस होने जब होती है तो यहाँ पर एंजाइम लगता है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज एंजाइम में हमने आपको बताया था कि अगर हम स्टार्च ले लें और स्टार्च जो माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हाइड्रोलेज क्रिया है। जल अपघटन या जल अपघटन किसका हो रहा है, यहाँ पर सबस्ट्रेट का। तो इसके कारण से वाटर का जो क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इसको हम यहाँ पर हाइड्रोलेज कहते हैं। फिर इसके बाद हाइड्रोलिसिस होने के बाद हम आते हैं लाइएज में। इसमें या तो एडिशन या रिडक्शन होता है, लाइएसिस। ये हमको डिटेल में पढ़ना है। अभी तक हम ऊपर की 3 रिएक्शन इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडोरिडक्टेज पढ़ लिया था हमने, ठीक है। क्या पढ़ लिया था? ट्रांसफरेज पढ़ लिया था, हाइड्रोलेज पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे? लाइएज पढ़ेंगे। थोड़ा सा जरा इसको स्ट्रेट लिख दें, लाइसिस।
अब लाइएसिस में क्या होता है, जैसे और पदार्थों से एडिशन या रिमूवल हो सकता है किसका, बिना वाटर के, एडिशन या रिमूवल, या तो एडिशन हो सकता है या रिमूवल हो सकता है ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। जो क्रियात्मक समूह है उसका एडिशन हो सकता है, उसका रिमूवल हो सकता है विदाउट यूजिंग वाटर, बिना पानी के उपयोग के। यहाँ पर किसी भी क्रियात्मक समूह का एडिशन या रिमूवल अगर हो रहा है तो जो एंजाइम का जो ग्रुप है उस एंजाइम के ग्रुप को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, लाइएजेस कहेंगे। तो लाइएजेस में आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेज हो सकता है, एल्डोलेज हो सकता है, सिंथेटेज हो सकता है, डी कार्बोक्सिलेज, सिंथेटेज, एल्डोलेज, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है इसके, जैसे पायरुविक एसिड है, पायरुवेट 3 कार्बन का होता है। अगर यहाँ पर हम एंजाइम लगा देते हैं डी कार्बोक्सिलेज तो ये बन जाता है यहाँ पर CH3CHO, 3 कार्बन से 2 कार्बन कंपाउंड में, और CO2 इससे रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो पायरुविक एसिड से यहाँ पर CH3CHO बन रहा है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर लाइएस का एग्जाम्पल है, डी कार्बोक्सिलेज है, CO2 गैस यहाँ से रिमूव हो रही है, ठीक है। अब लाइएस के बाद हम आते हैं नेक्स्ट ग्रुप में, उसे कहते हैं आइसोमरेज। इसको मैं इरेज कर दूं, थोड़ा सा बोर्ड में जगह कम हो रही है। आइसोमरेज, आइसोमरेज, ठीक है ना। समावयवता, वाले यौगिकों में कार्यरत। अब होता क्या है, यहाँ पर जो रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, और इस रीअरेंजमेंट के कारण एक जगह से दूसरे जगह तक जो सब्सटेंस चले जाते हैं उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, आइसोमरेज कहते हैं। तो अगर आप आइसोमरेज की कैटेगरी देखें तो इसको म्यूटेज भी कहते हैं, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं म्यूटेज। इसमें एग्जाम्पल, इसमें होता क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ, ठीक है। अब ऐसे यौगिक जिनमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर कर सकता है, ठीक है, संरचना सूत्र, और क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट स्ट्रक्चरल या स्ट्रक्चर डिफरेंट। अणु सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो सकता है, डिफर कर सकता है। जैसे यहाँ पर जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है वो बदल सकता है किसमें, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ठीक है। इस तरह का जो एंजाइम का जो ग्रुप है वर्गीकरण किया गया है ना, उसको आइसोमरेसिस कहते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ग्रुप में, लास्ट वाले में, लाइगेजेस। लाइगेज क्या करता है, यहाँ पर एडिशन ऑफ ग्रुप्स। अगर किन्हीं 2 ग्रुप को हमको आपस में जोड़ना है तो जोड़ने के लिए जो यहाँ पर एंजाइम यूज होता है
वो लाइगेज यूज होता है। ठीक है, अब क्या करेगा यहाँ पर, सिंथेटेज भी कहते हैं इसको, कैटालेज ज्वाइनिंग ऑफ एटम होते हैं यहाँ पर, इसको एक और नाम है, इसको सिंथेटेज भी कहते हैं। एडिशन ऑफ टू एटम्स, इसमें एग्जांपल है एमिनो एसाइल सिंथेटेज, एमिनो एसाइल सिंथेटेज। एमिनो एसिड को आपस में जोड़ने के लिए जो उपयुक्त एंजाइम होता है, वहां पर द ग्रुप ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड द लाइगेज, आल्सो कॉल्ड द सिंथेटेज, और ये कैटालाइज करता है इसको। इस तरह से ये एंजाइम का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ लिया, वर्गीकरण। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो क्लास इसमें एंजाइम में यूज होती है, सच एज द प्रोएंजाइम। क्या है प्रोएंजाइम? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। एंजाइम का कौन सा फॉर्म? इनएक्टिव फॉर्म है, इसको प्रोएंजाइम कहते हैं। और ये जो इनएक्टिव फॉर्म है, ये जो है बाद में एक्टिवेट हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया है? प्रोएंजाइम वर्ड यूज किया गया है। अब प्रोएंजाइम में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अगर प्रोएंजाइम में देखना चाहें, देखिए जैसे सच एज प्रोएंजाइम में इनएक्टिव फॉर्म एंजाइम जैसे पेप्सिनोजन है, और ट्रिप्सिनोजन, ये दोनों कौन से फॉर्म है? प्रोएंजाइम है, जो इनएक्टिव फॉर्म है या निष्क्रिय फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसकी प्रेजेंस में बाद में ये क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। इस तरह के एंजाइम प्रोएंजाइम कहलाते हैं। फिर इसके बाद टर्म आता है आइसो एंजाइम। कौन सा टर्म आता है? आइसो एंजाइम। अभी जो आइसो एंजाइम है, क्या बना है आइसो एंजाइम? आइसो माने क्या हो रहा है? सेम। आपको समझ में आ रहा है कि आइसो माने सेम होता है। तो आइसो एंजाइम में जो दो एंजाइम होते हैं वो स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं। द टू एंजाइम्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी but differ in कुछ फंक्शनल एक्टिविटी क्या कर सकती है उनकी, या डिफर इन केमिकल इफेक्ट। जो उनका केमिकल इफेक्ट होता है वो क्या हो सकता है? यहाँ पर डिफर कर सकता है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी डिफर कर सकती है। जैसे एलडीएच है और एल्डोलेज है। एग्जाम्पल एलडीएच एंड एल्डोलेज। एलडीएच क्या है यहाँ पर? लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। और एल्डोलेज, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन यहाँ पर केमिकल इफेक्ट या केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की डिफर करती हैं, इसीलिए इस तरह के जो एंजाइम होते हैं दे आर कॉल्ड द आइसो एंजाइम्स। अब हम आइसो एंजाइम के बाद आते हैं नेक्स्ट फॉर्म में एक्सो एंजाइम। The enzymes
एक्ट आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द सेल। कोशिका के बाहर अगर वो फंक्शनल है एंजाइम तो एक्सो एंजाइम कहलाता है। और एग्जाम्पल क्या है एक्सो एंजाइम का? इन एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम इन एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारी आहार नाल में पाचक एंजाइम है वो सभी क्या है यहाँ पर एक्सो एंजाइम है, क्योंकि आहार नाल डाइजेस्टिव जो कैनाल है या एलिमेंट्री कैनाल है, इट इज नॉट द सेल, इट इज द आउटसाइड द सेल, एज वेल एज एंडो एंजाइम्स, द एंजाइम्स एक्ट इनसाइड द सेल, enzymes functions inside the cell। सेल के भीतर अगर वो क्रियाशील है तब उसको क्या कहते हैं? एंडो एंजाइम्स के। अब जो एंडो एंजाइम है यहाँ पर वो कौन से हो सकते हैं? जो हमारी सेल के क्या कर रहे हैं? अंदर फंक्शन कर रहे हैं। आपको वो एंजाइम ध्यान रखने हैं कि हमारी सेल के अंदर फंक्शन करने वाले जो एंजाइम हैं वो यहाँ पर एंडो एंजाइम है। तो जो एंडो एंजाइम है यहाँ पर ठीक है, जो हमारे किसमें थे? लाइसोसोम में जो एंजाइम थे वो एंजाइम है। अब एक वर्ड होता है यहाँ पर लाइसोजाइम, ठीक है ना? क्या है यहाँ पर? लाइसोजाइम। अब ये जो लाइसोजाइम है ये जर्मिसाइडल एंजाइम होता है। क्या होता है ये? जर्मिसाइडल, जर्म्स को नष्ट करने वाला एंजाइम, जर्मिसाइडल एंजाइम प्रेजेंट इन, क्या पाया जाता है यहाँ पर? सलाइवा, ठीक है, टीयर्स, सीबम, ठीक है, एटसेट्रा। इन सब स्थान पर पाया जाता है, तब उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर लाइसोजाइम कहते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है यहाँ पर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एंजाइम। एंजाइम्स का जो कैटेगराइजेशन किया गया है सिंपल एंजाइम, और दूसरा है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का ही दूसरा नाम है कंजुगेटेड एंजाइम। क्या नाम है? जो सिंपल एंजाइम होते हैं हमारे यहाँ पर वो केवल किससे बने होते हैं? यहाँ पर केवल एमिनो एसिड के मिलने से अगर कोई बना हुआ एंजाइम है तो वो कैसा है? यहाँ पर सिंपल एंजाइम है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स एंजाइम है उसे कंजुगेटेड भी कहते हैं, उसका एक और नाम है, उसको होलो एंजाइम भी कहते हैं। सिंपल एंजाइम मेड अप ऑफ ओनली एमिनो एसिड्स, प्रोटीनेशियस नेचर। केवल एमिनो एसिड्स के मिलने से जो बना हुआ एंजाइम होता है उसको सरल एंजाइम कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल है यहाँ पर पेप्सिन, सिंपल एंजाइम है, सरल एंजाइम। जो हमारा कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है या उसको होलो एंजाइम कहते हैं, उसमें होलो एंजाइम में कुछ कंजुगेटेड प्रोटीन होती है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? इसमें एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक क्या होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट एंड दिस इज द नॉन प्रोटीन पार्ट। जो होलो एंजाइम होता है या कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है या कंजुगेटेड एंजाइम होता है, उसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दो पार्ट होते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा लाइन तिरछी हो रही है, उसको स्ट्रेट कर देता हूँ। जो प्रोटीन पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द एपो एंजाइम। जो मेन पार्ट है इसका एंजाइम का वो प्रोटीन पार्ट, ठीक है। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है यहाँ पर, ये नॉन प्रोटीन पार्ट को यहाँ पर अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। कैसे कैटेगराइज किया गया है कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको कोफैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। अब जब कोफैक्टर कहेंगे नॉन प्रोटीन पार्ट को, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसमें कैटेगराइजेशन हो जाएगा। इसको कहते हैं कोफैक्टर, नॉन प्रोटीन पार्ट। अब ये जो कोफैक्टर है, हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं इस पार्ट। होलो एंजाइम, सिंपल एंजाइम तो हमने हटा दिया, होलो एंजाइम में आ जाते हैं। द प्रोटीन पार्ट और दिस इज द नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट is called the apoenzyme and non-protein part is also called the cofactor. Cofactor again differentiated into three parts. This is called the prosthetic group, this is called the metal ions, and third category is called the coenzyme. तीसरी कैटेगरी क्या है? कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? ये पार्ट जो बहुत ज्यादा टाइटली जुड़ा होता है किससे? एंजाइम से, दैट इज कॉल्ड द प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है बहुत ज्यादा टाइटली जुड़ा रहता है, इसीलिए यहाँ पर इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप नाम दिया गया है। tightly attached to the, it is that tightly attached with apoenzyme. एग्जाम्पल है हीम। जो हीमोग्लोबिन में जो हीम है वो टाइटली अटैच्ड रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। अब ये जो आपका प्रोस्थेटिक समूह है, आप ये समझ लीजिए अच्छी तरह कि जो आपका प्रोस्थेटिक समूह है वो एंजाइम से बहुत तेजी से जुड़ा रहता है। इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक हो सकता है, और ऑर्गेनिक फैक्टर मोस्टली होता है, ठीक है ना। कैसा है ये प्रोस्थेटिक समूह? ऑर्गेनिक फैक्टर। कोफैक्टर जो है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक हो सकता है। अब अगर वो टाइटली जुड़ा हुआ है तो वो प्रोस्थेटिक समूह है, तो इसका मतलब वो कौन सा एंजाइम हो गया? यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, ठीक। अब यहाँ पर टेम्परेरी अगर अटैच है तो कोएंजाइम है। ऑर्गेनिक फैक्टर पार्ट विच temporarily attached with apoenzyme। अगर एपोएंजाइम से टेम्परेरी अटैच्ड है तब उसको कहते हैं कोएंजाइम, ठीक है। अभी हम यहाँ पर कोएंजाइम के एग्जाम्पल लिखेंगे। मेटल आयंस में आपको पता है इन्हें एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिवेटर्स कहते हैं। कैल्शियम आयन हो सकते हैं, फेरस आयन हो सकता है, फेरिक आयन हो सकता है, कॉपर आयन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। मैग्नीज हो सकता है, जिंक हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब यहाँ पर मेटाइंस होते हैं। अब एग्जाम्पल्स ऑफ कोएंजाइम, अगर हम कोएंजाइम के एग्जाम्पल देखना चाहें, examples of coenzyme,
ये जो कोएंजाइम है इसके एग्जाम्पल आपको पता है, यहाँ पर एक है NADP, FAD, ठीक है। तो NAD है, NADP है, FAD है, दीज आर द वेरियस कोएंजाइम्स। तो कोएंजाइम है यहाँ पर, और जो कोएंजाइम है उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से ढेर सारे कोएंजाइम लिखे जाते हैं। ATP है, ADP है, AMP है और थाइमीन है। ATP है, ADP है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, AMP है, इसका पूरा नाम लिख दीजिए, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके बाद निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के आगे फास्फेट और जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? फास्फेट, FAD, फ्लेविन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ATP, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, ADP, एडिनोसिन डाइफास्फेट, AMP, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। इसके अलावा राइबोफ्लेविन हो सकता है, बायोटिन हो सकता है, ठीक है। और एग्जाम्पल है, बायोटिन है, राइबोफ्लेविन है, एटसेट्रा। दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ द कोएंजाइम, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर सिंपल और होलो एंजाइम को हमने डिफाइन किया, कौन सा सिंपल एंजाइम है, कौन सा कोएंजाइम। अब इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, कि वास्तव में एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, सपोज दिस इज द एंजाइम, the enzymes are the complicated protein structure as well as high molecular weight compound and contains the specific site called the active site। एंजाइम में एक ऐसा विशिष्ट साइट होती है जिसको एक्टिव साइट कहते हैं फॉर ज्वाइनिंग ऑफ सबस्ट्रेट। किसी भी सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए उसमें एक विशिष्ट स्थल होते हैं एक्टिव साइट। इसको क्या कहते हैं? विशिष्ट या सक्रिय स्थल। और यहीं पर सबस्ट्रेट जुड़ जाता है और सबस्ट्रेट के जुड़ने से ये एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए यहाँ पर एंजाइम में विशेष स्थल पाए जाते हैं जिसको क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। अब इस एक्टिव साइट के बाद हम आते हैं यहाँ पर एंजाइम के स्ट्रक्चर के बाद कि एंजाइम फंक्शन कैसे करते हैं। फंक्शंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं? किसी भी अभिक्रिया की जो गति है या दर है जैसे हो रही है उसकी दर को कम करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक, तो जो फंक्शन है स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया। जो आपका फंक्शन है एंजाइम का वो क्या करते हैं? एंजाइम्स लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा।
किसी भी अभिक्रिया को स्वतंत्र रूप से होने देने से रोकने के लिए एक निश्चित ऊर्जा बैरियर पाया जाता है, या किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर द मिनिमम एनर्जी needed to initiate the reaction is known as, ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ सक्रियण ऊर्जा। अब किसी भी अभिक्रिया को होने से स्वतंत्र रूप से होने देने के लिए, रोकने के लिए ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, रुका हुआ है, ऊर्जा बैरियर लगा हुआ है। अब मिनिमम एनर्जी जो चाहिए किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए, उसे क्या कहते हैं यहाँ पर, उस ऊर्जा की मात्रा को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं, हिंदी में सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब ये जो सक्रियण ऊर्जा है, तो एंजाइम क्या करता है, द एंजाइम lowers the activation energy, lowers the energy of activation। इस सक्रियण ऊर्जा की मात्रा को एंजाइम कम कर देता है और कम ऊर्जा में ही अभिक्रिया क्या हो जाती है, संपन्न होने लगती है। इसी को यहाँ पर क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल बना के आपको दर्शा सकते हैं कि कैसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। तो अगर आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का फंक्शन देखना है, हम ऐसा यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं ताकि आपको पता चले कि एनर्जी ठीक है। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें यहाँ पर जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट हैं वो आप देखिए यहाँ पर, दिस इज द सबस्ट्रेट, हिंदी में कहते हैं अभिकारक, दिस इज द प्रोडक्ट, हिंदी में कहते हैं उत्पाद, ठीक है। और ये है यहाँ से ये जो हमारी इतनी हाइट ली गई, दिस इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, क्या है, दिस इज द एनर्जी ऑफ सक्रियण ऊर्जा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, हमने यहाँ से एंजाइम का प्रयोग किया और अभिक्रिया ऐसे से करें। ये क्या है यहाँ पर, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद एंजाइम, एंजाइम की सहायता से केवल इतनी सी ऊर्जा देनी पड़ी और हमारा अभिकारक किसे बन गया, प्रोडक्ट में। और ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है ये है विदाउट एंजाइम। अगर हम एंजाइम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी। और दिस इज, यहाँ से यहाँ तक की इतनी जो ऊर्जा में जो कमी आई, दिस इज द, क्या है यहाँ पर, लोअरिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो एंजाइम क्या करता है, अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा की मात्रा को कम कर देता है और इसीलिए अभिकारक इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एंजाइम के फंक्शन करने का तरीका है। और एंजाइम के फंक्शन करने के तरीके के अलावा यहाँ पर एक शब्द आता है टर्नओवर नंबर, आपने नाम सुना हो, टर्न ओवर
the number of substrate molecule converted into product by 1 mole of enzyme per second। 1 सेकेंड में एक एंजाइम कितने ज्यादा अणुओं को क्या कर सकता है, यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, इसी को टर्नओवर नंबर कहते हैं। और जो टर्नओवर नंबर है वो अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस का नंबर होता है वो मैक्सिमम टर्नओवर नंबर होता है यहाँ पर 3.6 मैक्सिमम टर्नओवर नंबर फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेस is 3.6 into 10 to the power 7। ये टर्नओवर नंबर है कि कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल 1 मोल एंजाइम द्वारा कन्वर्ट हुए हैं। तो टर्नओवर नंबर हम ऐसे लिख सकते हैं, टर्नओवर नंबर इक्वल टू, तो क्या होगा टर्नओवर नंबर में कि कितने मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में और कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम बटे नंबर ऑफ एंजाइम मोल। कितने मोल एंजाइम से कितने कन्वर्ट हुए, तो अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग टर्नओवर नंबर होता है। टर्नओवर नंबर ज़्यादा का मतलब है एक एंजाइम बहुत तेजी से बहुत सारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, इसी को टर्नओवर नंबर कहते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं यहाँ पर, एक होता है यहाँ पर कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या ऑप्टिमम टेम्परेचर। छोटे छोटे से टेक्निकल वर्ड यूज होते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर, द टेम्परेचर at which the activity of enzyme is maximum। activity of enzyme is highest। जिस टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, that is called the optimum temperature and it is about 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर रेंज है। और ये है यहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह से आ जाएगा ऑप्टिमम पीएच। द पीएच एट विच द हाईएस्ट इज अबाउट, कितना होता है यहाँ पर 5 to 7। जितना पीएच मान पर सर्वाधिक एक्टिविटी होती है, इसका भी मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 है, ये 7 है, 8 है, 9 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। तो ये पीएच वैल्यू है। तो ऑप्टिमम पीएच क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, वो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अभी आपने टर्नओवर नंबर पढ़ लिया। एक इकाई होती है कैट, इज द यूनिट। क्या है कैट? एक ऐसी इकाई है यहाँ पर
जो क्वांटिटी ऑफ एंजाइम विद 1 मोल ऑफ सब्स्ट्रेट प्रोडक्ट है, यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की क्वांटिटी मात्रा विच कन्वर्ट्स सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, जो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, उस एंजाइम की जो क्वांटिटी या मात्रा होती है उसको कैट से प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर थ्योरीज अबाउट एंजाइम एक्शन। जो एंजाइम की क्रिया विधि है उसके बारे में क्या थ्योरी दी गई है, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पर कि जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है, देयर आर 2 थ्योरीज। दो थ्योरी हैं, कौन कौन सी हैं? एक है यहाँ पर लॉक एंड की थ्योरी, और जो दूसरी थ्योरी है वो है यहाँ पर कौन सी? एमिल फिशर ने यह दी थी, कोस्टन इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। यह है ताला कुंजी परिकल्पना। और यह है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। हमको दोनों थ्योरी पढ़नी है। पहले हम फर्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं, लॉकन की थ्योरी। प्रपोज्ड बाय, किसने प्रस्तुत की थी? एमिल फिशर। एमिल फिशर ने प्रस्तुत की कौन सी? यहाँ पर लॉकन की थ्योरी। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, enzyme acts as lock, ठीक है ना, and substrate acts as keeper. As special key fits into lock, जैसे कोई विशिष्ट चाबी ताले में फिट हो जाती है, इसी प्रकार से सबस्ट्रेट माने अभिकारक एंजाइम के सक्रिय स्थल पर फिट हो जाता है। This is the substrate. This is the enzyme. This is the active site. ये एंजाइम का सक्रिय स्थल है। ये है सबस्ट्रेट माने अभिकारक, ये है एंजाइम। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट जब क्रिया करते हैं तो यहाँ पर बनता है एक मध्यवर्ती यौगिक।
ये बना ई एस कॉम्प्लेक्स, ये सबस्ट्रेट और ये एंजाइम, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, ये ई एस कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाएगा फिर से, यहाँ पर एंजाइम अलग हो जाएगा, ये बदल गया प्रोडक्ट में, ठीक है। और एंजाइम फिर से क्या हो गया, एंजाइम इज रिकवर्ड इन दिस प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड द, क्या बना है ये एंजाइम है और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। इस तरह से एंजाइम फिर से प्राप्त हो गया और प्रोडक्ट जो है सबस्ट्रेट किससे बदल गया, प्रोडक्ट में बदल गया। अब जो दूसरी थ्योरी है यहाँ पर, दैट इज द इंड्यूस्ड इफेक्ट थ्योरी, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। ये थ्योरी कहती है कि एंजाइम में जो सक्रिय स्थल है वो पहले से डिसाइडेड या फिक्स या पहले से कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग वो अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकता है। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी विच स्टेट्स that there is not fixed specific configuration in enzyme previously, एंजाइम में पहले से कोई फिक्स कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, एंड अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, अभिकारक के नेचर, साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट, प्रकृति के आधार पर एंजाइम क्या हो जाता है, यहाँ पर अकोमोडेट द शेप, अकोमोडेट द कॉन्फ़िगरेशन। जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एंजाइम अपने हिसाब से अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सबस्ट्रेट के हिसाब से चेंज कर सकता है। इट्स द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। जैसे गीले आटे पे आप ऐसे फिंगर लगाते हैं या बैलून लगाते हैं, उसी तरह का शेप बन जाता है। यहाँ पर सपोज करिए ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम, तो जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम से क्रिया करेगा, आप देख लीजिए एंजाइम में ये सबस्ट्रेट, ये एंजाइम, ES कॉम्प्लेक्स। एंजाइम ने सबस्ट्रेट के हिसाब से अपनी कन्फिग्रेशन सेट कर लिया और फिर यहाँ पर ये एंजाइम हमारा अलग प्राप्त हो जाएगा और ये प्रोडक्ट अलग प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा फिर से एंजाइम प्राप्त हो गया और ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो जो सबस्ट्रेट होता है उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एंजाइम अपने में मॉडिफिकेशन कर लेता है, और ये जो मॉडिफिकेशन कर ले रहा है यही यहाँ पर इंड्यूस्ड फिट थ्योरी का मेन सिद्धांत है, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। किस तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट के कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब अगर आप देखना चाहें यहाँ पर कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कैसे चेंज हुआ, तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी तो यही वाली है। अब इस थ्योरी में आपको एक चीज़ और देखना है कि अगर आप चाहें कि एंजाइम की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद जो इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, रोधक, वो कैसे प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट्स ऑफ इनहिबिटर्स।
निरोधक का प्रभाव। ठीक है, तो 3 तरह के इनहिबिटर्स हमने देखे हैं यहाँ पर, या मोस्ट कॉमन है। कौन कौन से हैं? 3 टाइप्स, 3 तरह। पहला है यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। दूसरा है यहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और तीसरा है यहाँ पर फीडबैक इनहिबिटर। हमको तीनों पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव और फीडबैक। पहला पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव, हिंदी में कहते हैं प्रतिस्पर्धी निरोधक। ठीक है, प्रतिस्पर्धी निरोधक क्या होता है? ऐसा इनहिबिटर जिसका संरचना सबस्ट्रेट के समान होती है, यह है एंजाइम। ये एंजाइम, और ये है सबस्ट्रेट, और ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इन सच टाइप ऑफ इनहिबिशन द इनहिबिटर लुक्स लाइक सबस्ट्रेट। जो इसमें निरोधक होता है उसकी संरचना किसकी तरह होती है? अभिकारक के समान होती है। एंड कहाँ पहुंच जाता है वो? एंजाइम के सक्रिय स्थल। एंड ज्वाइंट्स विद एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, और वो एंजाइम के सक्रिय स्थल से क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, और नोन एज क्या कहलाता है यहाँ पर? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, प्रतिस्पर्धी निरोधक। तो सबस्ट्रेट न जुड़ के यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जुड़ जा रहा है। आप देखेंगे ये क्या है? ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जाकर यहाँ जुड़ गया, और सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाया क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन जो था वो सबस्ट्रेट की तरह था। इस प्रकार का इनहिबिटर कॉम्पिटिटिव या प्रतिस्पर्धी निरोधक कहलाता है। और जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसमें मेलोनिक एसिड सक्सिनिक एसिड से कॉम्पिटिट करता है। एग्जाम्पल, मेलोनिक एसिड competes with succinic acid। मेलोनिक एसिड सक्सिनिक एसिड से कॉम्पिटिट करता है और एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर सबस्ट्रेट या अभिकारक नहीं जुड़ पाता। और एंजाइम है यहाँ पर सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज with enzyme succinic dehydrogenase। इसी तरह का इनहिबिशन बैक्टीरिया या जीवाणुओं में पाया जाता है। ठीक है ना? तो जीवाणुओं में जो है, जो सल्फर ड्रग्स होती हैं, सच टाइप ऑफ इनहिबिशन are found in bacteria by using sulfur ducts
जब सल्फर ड्रग्स यूज करते हैं तो वो जीवाणुओं के किससे एक्टिव साइट से जुड़ जाती हैं और किसको यहाँ पर शरीर की कोशिकाओं को प्रवेश करने से रोक देती हैं, रिएक्ट करने से रोक देती हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। तो सल्फर ड्रग्स जो है उसकी जो संरचना होती है वो यहाँ पर किसकी तरह अभिकारक के समान होती है और वो जीवाणुओं के सक्रिय स्थल से जुड़ करके जीवाणुओं की क्रियाविधि को नष्ट कर देता है और जीवाणु कार्य नहीं कर पाते हैं। इस तरह का इनिबिशन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कहलाता है। दूसरा इनिबिशन पढ़ते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, हिंदी में कहते हैं अप्रतिस्पर्धी निरोधक। ये जो अप्रतिस्पर्धी निरोधक है, इन दिस टाइप ऑफ इनिबिशन का इनिबिटर जो रोधक है या संदमक है डज नॉट alike the substrate and does not bind attached to active site। जीवाणुओं के सक्रिय स्थल से भी नहीं जुड़ता है, ठीक है, but attached to the other site of enzyme। एंजाइम के सक्रिय स्थल से ना जुड़कर दूसरे स्थल से जुड़ जाता है, जिसके कारण से जो कोशलैंड की परिकल्पना है इंड्यूस्ड फिर प्रेरित आसंजन की, जो जीवाणुओं के सक्रिय स्थल का कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ जाता है। So the configuration of active site of enzyme is disturbed। जो उसका एक्टिव साइट है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड एक्टिविटी सीजेस, और जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो रुक जाती है। ये अप्रतिस्पर्धी निरोधक का एग्जाम्पल है। हम यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएंगे। सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, दिस इज द एक्टिव साइट। ये क्या था, एंजाइम। अब यहाँ पर this is the substrate and this is the non-competitive inhibitor। अब क्या होगा, ये जो एंजाइम का एक्टिव साइट है यहाँ से नहीं जुड़ रहा, ये जुड़ता है अदर देन द एक्टिव साइट। कहाँ जुड़ गया, जैसे ये जुड़ेगा यहाँ पर तो इसका ये जो एक्टिव साइट है ये डिस्टर्ब हो गया। एक्टिव साइट डिस्टर्ब, एक्टिव साइट डिस्टर्ब हो गई ड्यू टू द ज्वाइनिंग ऑफ द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अदर देन द एक्टिव साइट। और ये एक्टिविटी अब सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया है। इस प्रकार का जो निरोधक है वो नॉन कॉम्पिटिटिव कहलाता है। यहाँ पर ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियल डिसीज में भी इसी तरह का नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी होता है। तो दोनों हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। हम आते हैं तीसरा, फीडबैक इनहिबिशन।
पुनर्निवेशन निरोधन। In this type of inhibition, इस प्रकार के निरोधन में the product formed by enzymatic action is responsible to prevent the activity of same enzyme. Activity of same enzyme मतलब जिसने बनाया उसको, ठीक है ना, उसी की एक्टिविटी को रोकने के लिए वो प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, फीडबैक इनहिबिशन है ये। जैसे एग्जांपल देखिए आप, दिस इज द ग्लूकोज एंड इट इज द एटीपी। दोनों ग्लूकोज और एटीपी क्या करते हैं, किस एंजाइम के प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज। तो बनता है यहाँ पर ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट बन रहा है। जैसे ही ग्लूकोज 6 फास्फेट प्लस एडीपी बन रहा है। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जो प्रोडक्ट है, क्या है ये प्रोडक्ट, जैसे ही ज्यादा मात्रा में बनेगा तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा किसको, इनहिबिट द हेक्सोकाइनेज एंजाइम। उसी एंजाइम की सक्रियता को रोकने का प्रयास करेगा जो एंजाइम इसके बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं, ठीक है। तो एंजाइम के बारे में जो जनरल डिस्क्रिप्शन था, जनरल जानकारी थी, वो हमने आपको यहाँ पर बताई। अब जो बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, बायोकैटालिस्ट कहते हैं, जो है सबसे पहले बुकना में खोजा था, कोने ने नामकरण किया था, सुंदर ने क्रिस्टलाइजेशन किया था, नॉर्थऑप ने प्रोटीन नेचर बताया था, कोलॉइडी प्रकृति के होते हैं। लॉक एंड की थ्योरी एमिल फिशर ने दी थी, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी पोस्टलैंड ने दी थी। उन्होंने बताया कि एंजाइम कैसे फंक्शन करते हैं। एंजाइम कोशिका कला की जो पारगम्यता होती है उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो एंजाइम में जो विशिष्ट स्थल होते हैं उसको सक्रिय स्थल कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। उस एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक निश्चित पीएच पर काम करते हैं, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं, एक निश्चित सबस्ट्रेट पर कार्य करते हैं। उनका नामकरण करने के लिए उसमें आगे एज लगा दिया जाता है, तो प्रोटीएज हो जाता है, लाइपेज हो जाता है, कार्बोहाइड्रेज हो जाता है, न्यूक्लियस हो जाता है, डीएनएज हो जाता है, आरएनएज हो जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो क्लासीफाई किया गया था, क्लासिफिकेशन में बताया था कि अकॉर्डिंगली जो है जो रिएक्शन होते हैं जिसको कैटलाइज करते हैं उसके आधार पर 6 तरह का था। ऑक्सीडो रिडक्टेज था जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को प्रेरित कर रहे थे। फिर ट्रांसफरेज थे जो स्थानांतरण कर रहे थे मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में। फिर इसके बाद हाइड्रोलेज था जो हाइड्रोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। फिर इसके बाद लाइएज था जो विदाउट H2O के ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल था। फिर आइसोमेरेज था जो समावयवता के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट किसे बनता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। फिर लाइगेज था या सिंथेटेज था जो 2 या अधिक ग्रुप को जोड़ सकता था, जैसे एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम था जो अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर इसके बाद हमने आपको इनहिबिशन पढ़ा दिया कि एंजाइम की सक्रियता कैसे रुक सकती है। उसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है जो सबस्ट्रेट की तरह होता है और जो है एंजाइम के सक्रिय स्थल से ही जुड़ जाता है और सबस्ट्रेट को जुड़ने नहीं देता है। फिर दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव था जो एंजाइम के सक्रिय स्थल पे नहीं जुड़ता, अदर देन द एक्टिव साइट पर जुड़ता है, जिसके कारण से एंजाइम का सक्रिय स्थल का कन्फिगरेशन बिगड़ जाता है और वो कार्य नहीं कर पाता है। बहुत सारी केमिकल ड्रग्स इसी यहाँ पर बनाई जाती हैं। फिर तीसरा फीडबैक इनहिबिशन था कि जिस एंजाइम द्वारा प्रोडक्ट निर्मित होता है
प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ने पर वही प्रोडक्ट उस एंजाइम की सक्रियता को रोक देता है, इसे फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। तो एंजाइम टॉपिक मिला हुआ था, जिसको मैंने यहाँ पर 2 टॉपिक में पूरा कर दिया, एंजाइम फर्स्ट एंजाइम सेकेंड में। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक पूरा हो गया। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और एंजाइम्स। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लिक एसिड भी ले लिया था। अब इसके बाद जो टॉपिक मिलेगा वो नेक्स्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।